मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कोई भी जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शन इज फर्दर ऑफ टू टाइप, दो तरह की रिएक्शन होती है हमारे पास। एक जो रिएक्शन होती है वो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, वन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और सेकेंड जो टाइप आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, व्हाट आर द एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। दीज आर दोज रिएक्शंस, दीज आर दोज रिएक्शन which complete in one step, which complete in one step, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, react with 3 molecules of hydrogen and it will form 2NH3, अमोनिया की फॉर्मेशन करता है, एक स्टेप में कंप्लीट होगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है कि दीज आर दोज रिएक्शंस, these are those reactions which complete in more than one step, एक से अधिक स्टेप में जाके जो कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन, जैसे मीथेन हमारे पास, इसके साथ हमने क्लोरीन की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में ये बनाएगा CH3Cl प्लस HCl, सेकेंड स्टेप में फिर CH3Cl, फिर क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से हम फर्दर रिएक्शन इसके साथ करते हैं, then it will form CHCl3 plus HCl, and CHCl3 reacts with chlorine, it will form CCl4 plus HCl। ये इसके स्टेप्स हैं। मतलब ये सारी रिएक्शन हमने किसके एवरेज में पढ़ी है, हमने ये पढ़ी है कि अगर हमारे पास CH4 से Cl2 से CCl4 बना दिया जाए तो कहता है मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा। तो इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। तो ये रिएक्शन इसको इसके अंदर बनने में कितने स्टेप चाहिए, 4 स्टेप चाहिए। ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती है। तो रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड सेकंड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी हम आगे डिफाइन करेंगे। अभी मोलिकुलरिटी एक्चुअल में क्या होती है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ इन दिस केस नाइट्रोजन 1 and 3 molecules of hydrogen, so the molecularity of reaction may be 4। लेकिन इस रिएक्शंस के अंदर तो बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, यहाँ भी हैं, देयर आर दिस रिएक्शन, दिस। नाउ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। नाउ हाउ वी कैन डिटरमाइन द मोलिकुलरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आउट ऑफ 2, 3, 4, 5 स्टेप, वन स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। इनमें से जितने स्टेप होंगे इनमें से एक स्टेप जो है वो कैसा स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। और स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्लो स्टेप है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये स्लो स्टेप, तो इसके व्याप से अगर हम बताएं तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी इसकी, तो एक मोलिक्यूल सी है और एक मोलिक्यूल ये है। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर इनमें से स्लो स्टेप को ही क्यों लिया। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे पास एक साइकिल है,
ठीक है। ये साइकिल के अलग अलग कंपोनेंट्स हमने रख लिए, इसका हैंडल अलग रख लिया हमने, इसके दोनों टायर साइकिल के वो अलग रखे हैं, इसके जो पेडल बनाते हैं उन पेडल्स को हमने अलग रखा है। ठीक है। ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो साइकिल को बनाने में इस्तेमाल होते हैं उन कंपोनेंट्स को अलग अलग रखा। तो कहता है कंपनी जब साइकिल बनाएगी तो मान लीजिए इसको बनाने में 1 दिन लगते हैं, इसको 2 दिन, इसको 3 दिन, इसको 4 दिन और इसको बनाने में 10 दिन लगते हैं। तो जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, जो सबसे स्लोएस्ट होगा, फास्ट क्या होगा, 1 दिन में टायर बन गया, ये टायर 2 दिन में बन गया, ये 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। तो जो काम सबसे स्लोएस्ट होगा पूरी साइकिल का निर्माण उस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक साइकिल पूरी नहीं होगी। इसलिए जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टिंग स्पीसीज। जो रिएक्ट करने में जितनी स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज इन इस्तेमाल होती हैं, टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन। सिंगल स्टेप में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है Fe2O3, Fe2O2, और इस डिसोसिएट होने पे ये बनाएगा F2+O2। क्योंकि इसके अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज 1 है तो ये रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी, यूनिमोलिकुलर। ठीक है। हमने एक और एग्जाम्पल लिया PCl5। तो PCl5 को हम लेके चलते हैं तो ये टूट जाता है PCl3+Cl2। तो देखो इसके अंदर एक ही है, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिमोलिकुलर। ठीक है। और अगर और एग्जाम्पल लें हम N2O5, तो इसके अंदर क्या होगा, N2O4+12O2, ये क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। All these are examples in which reactant is one, so reactions is called unimolecular. अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हमने 2HI, और इसके अंदर क्या बना, H2+I2, but the reacting species are two, so it is example of bimolecular. I think you understand about the molecularity of reactions. Number of reacting species are known as the molecularity of reactions. Let's we take another example. That's the 2NO react with Cl2 and it will form 2NOCl. Now, in this reacting species 2 and 1, there are the 3 reactant molecules. So it is called trimolecular. There are many examples which are unimolecular, bimolecular, trimolecular. Many examples are there. Let's we take the another example. One is another example also like that. 4HBr react with oxygen and it will form 2H2O plus 2Br2. It will form, इसकी मोलिकुलरिटी अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, मोलिकुलरिटी अप्रोक्सीमेट होगी इसकी 5. The 4 reactant and 1, that the molecularity is 5. So we are taking many examples of unimolecular, many examples of bimolecular, trimolecular and penta. वो सारे केस हमारे पास हो सकते हैं जिनके अंदर अलग अलग केस हमें मिलेंगे, तो हम नोट कर लें। लेकिन इंटरेस्टिंग केस और देता हूँ आपको, ये आपके सामने बार बार आता है, ये वाला केस आप एग्जाम्पल में हमेशा लेके चल सकते हैं। MnO4 का केस होता है 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O42 नेगेटिव प्लस 16 HI। अब देखो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 CO2 और प्लस 8 H2। इसके अंदर रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी होगी,
टोटल कितनी होगी 23। तो ऐसे केस में मोलिकुलरिटी हमारे पास कितनी आएगी 23 आएगी। 16 + 5 21 और +2 23, तो द मोलिकुलरिटी इज 23। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है रिएक्टेंट के अंदर, वो डिफाइन कर देती है कि उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी। तो अदर एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन ये रिएक्शन देखने पे कैसे लगती है कि दो लग रहे हैं इसके आगे, तो बायोमोलिकुलर है, तो इसके आगे एक लग जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा यूनिमोलिकुलर। लेकिन ये यूनिमोलिकुलर हुआ कैसे, इस बात को हमें समझना है। अमूमन बच्चे इसको देख के बायोमोलिकुलर बोलते हैं। तो नाउ अब वो रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। तो ऊपर की जो रिएक्शंस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। 2 रिएक्शंस में रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, कैसे, ये देखो हमारे पास जो H2O2 है, स्टेप 1 क्या होगा इसका, ये होगा H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये डिसोसिएट होता है H2O और प्लस, ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, बहुत टाइम लेता है इसको पूरा होने में। और स्लो स्टेप के बारे में मैंने क्या बताया, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, माइनिंग स्टेप, ये ध्यान रखना हमेशा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हो गया। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा डिसोसिएशन। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो H2O2 है ये क्या होगा, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म, हमारे पास अगला प्रोडक्ट बनाएगा H2O + O2 एंड दैट स्टेप इज फास्ट स्टेप। ये स्टेप हमारे पास कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शंस के केस में अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म 2 molecules of H2O2 and 2 molecules of H2O + O2। जस्ट ए मिनट, ये स्लो स्टेप पे रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो इट इज this step have the one reactant molecules, as a result it is called unimolecular reaction, unimolecular reaction. But in this case there are the 2 reactant molecules, but actually it depends on one, so it is called unimolecular reaction. You will note down difference between order and molecularity of reactions, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार 10 से 12 साल तक क्वेश्चन कंटिन्यू इस टॉपिक के अंदर आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तरफ हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ हम लेते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किसे कहेंगे हम, और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे। सबसे पहले तो हम जो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम उसी डेफिनेशन को ही इसके अंदर फॉलो अप करते हैं। जैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अंदर जनरली क्या करके चलते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शंस है उसका रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा, ये लेके चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग, इट इज द सम ऑफ पावर, इट इज सम ऑफ पावर। पावर जो ऊपर दे रखी होती है उनका सम होता है। हमें पता है इस बात का कि ऑर्डर ऑफ हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक मिनट, इट इज सम ऑफ पावर, मतलब इस रिएक्शंस का अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स,
of concentration terms involved in rate law expression. Involved in rate law expression. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर एक्सप्रेस किए हैं उनका सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है? तो इट इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, या फिर हम कह सकते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन. ये हमारे पास पहला पॉइंट हमारा क्लियर है. अगर हम देखें पॉइंट नंबर 2, ये डेफिनेशन है, ये तो अभी हमने पढ़ी थी, ये भी हमने पढ़ा था. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग? तो ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है. तो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ मेथड्स. इट इज एक्सपेरिमेंटली determined by number of methods. नंबर ऑफ मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं, उससे हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं. लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. देखिए इक्वेशन और उसके बाद भी हम बता सकते हैं कि किस तरह से. ठीक है, इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट. थ्योरेटिकल concept and determined by balanced chemical equation. Balanced chemical equation. कोई केमिकल इक्वेशंस है उसको बैलेंस कर दे, उससे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. इसके अंदर खास पॉइंट क्या है? इसकी वैल्यू कभी भी हमें मिलेगी, फ्रैक्शन में मिल सकती है, होल नंबर के अंदर मिल सकती है. ऑर्डर हमने निकाले थे, फ्रैक्शन में भी निकले थे, होल नंबर में निकले थे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? इट में भी जीरो हो सकता है. ऑर्डर किसी रिएक्शन का जीरो हमने डिटरमाइन किया है. नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, और पॉजिटिव हो सकता है. और एज वेल एज क्या होता है? फ्रैक्शन भी हो सकता है, एज वेल एज फ्रैक्शनल. मतलब ये सब बातें ऑर्डर के अंदर पॉसिबल हैं, हो सकती हैं. ठीक है, और इसके अंदर खास बात क्या होती है? ये हमेशा होल नंबर के अंदर होगी इसकी वैल्यू. इसकी वैल्यू कभी भी हमें नहीं मिलेगी. तो इट इज ऑलवेज एन इंटीजर. इट इज ऑलवेज एन इंटीजर. इंटीजर की फॉर्म में मिलेगी या फिर होल नंबर में मिलेगी, और इन होल नंबर. कभी फ्रैक्शन में मिलेगी नहीं. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते. जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है वो हमेशा कंप्लीट पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स दोनों पे एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल इन बोथ एलिमेंट्री as well as complex reactions. ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस जो होती है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर ही करते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी सिर्फ एक स्टेप पे डिपेंड करता है जो कि स्लो स्टेप होता है. तो मीनिंग बेसिकली होता है इट इज एप्लीकेबल इन एलिमेंट्री
रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 डिफरेंस जो है बेसिकली हमने किए, जो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। नोट कर लें। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम ऑन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ये प्रॉब्लम अपने पास है फॉर ए रिएक्शन, जिस ये रिएक्शन दे रखी है हमें और ये रेट दे रखा है। ठीक है, राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। हमें रेट ये दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर रेट ये है तो इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 0, तभी तो ये आएगी वैल्यू। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन रिएक्टेंट आर 2, सो द मोलिकुलरिटी इज 2। ऑर्डर 0 है तो यूनिट के की फाइंड आउट करनी है, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0, और जैसे एन की वैल्यू 0 रखेंगे -1। सो हमारे पास ये प्रॉब्लम आए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2016 में 15 में आगे भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो ये 1 प्रॉब्लम थी इसके अंदर। आज के टॉपिक में हमने मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस की जो यूनिट नंबर 4 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड वी आल्सो हैव अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। इन द लास्ट 5 to 6 years मैनी मतलब पेपर देख उठा के देखे, कोई भी कंसेप्ट उठा के देखे, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में हमसे क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से रिवाइज किया है हमने और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, एंड वी आल्सो टेक द मेनी प्रॉब्लम्स ऑन द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। आई होप ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।